नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूँ जीटी मीडिया हिंदी पर। आज हम जिससे बातचीत करने वाले हैं, पहले उनका परिचय हम दे दें। उनका नाम है कृतिका सेन, जेएनयू की स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ जेएनयू की जो एबीवीपी शाखा है, उसमें ये सक्रिय रहती हैं, बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती रहती हैं। जे एबीवीपी के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें। आज हम कृतिका से जानेंगे कि सबसे पहले तो आप कैसी हैं, पहले हमें ये बताइए? और अ, आप जेएनयू में हैं या अपने घर पे हैं? जी आप सभी को नमस्कार। मैं अभी तो वैसे मैं काफ़ी ठीक हूँ, घर पर हूँ अभी कोविड की वजह से। अभी थोड़े ही दिन में वापस जेएनयू जैसे ही खुल जाएगा, वैसे ही वापस जेएनयू आने की कुछ प्रक्रिया रहेगी। आशा है कि आप भी ठीक ही होंगे। जी, बिल्कुल, हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद करते हैं हम सब ठीक रहें, जी। किसी को कोई परेशानी ना हो। अब आते हैं थोड़ा जेएनयू की बात कर लेते हैं। हाँ जी। अ, पूरा देश जानता है कि जेएनयू के बहुत सारे क्रांतिकारी नेता ऐसे हैं जो समय-समय पर आते रहते हैं, तमाम आंदोलन करते रहते हैं। कभी फी हाइक को लेकर के, कभी सीएए के आंदोलनों में शामिल होते हैं, कभी किसान आंदोलनों में भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देश का कोई भी आंदोलन हो, कहीं न कहीं इम्पैक्ट उसका जेएनयू पे ज़रूर पड़ता है। आपको बेहतर पता होगा, आप कैंपस के अंदर रहती हैं। लेकिन एक हैरानी की बात ये है कि पिछले 2 सालों से मतलब 2020 और 21 जब से कोविड काल हमारे देश में चल रहा है, वे सारे क्रांतिकारी और सारी क्रांतिकारिणियाँ मैं कहूँगा मतलब दोनों जो महिला विंग है और जो पुरुष विंग है जेएनयू में, सभी के सभी गायब हैं, कहीं पता नहीं चल रहा है उनका। तो आप क्या समझती हैं कहाँ होंगे वो? क्या ऐसी ही क्रांति होती है कि जब देश अ, मतलब छद्म क्रांतिकारिता है कि जब देश को ज़रूरत है तो गायब है, अन्यथा हर मुद्दे पर अपनी एक्सपर्ट राय रखनी है? जी। इसके लिए हमें सबसे पहले इन लोगों का मोटिव समझना होगा। जैसे हम ऐसे लोगों को हम आंदोलनजीवी करके पुकारते हैं, तो इनका मोटिव देश में सिर्फ़ अस्थिरता फैलाना है। जब भी देश के लिए कुछ करने की बारी आएगी, तो ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ़ आज की बात नहीं है, चाहे हम 1962 का इंडिया-चाइना वॉर देख लें या आज से जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं, ये देश में क्रांति फैलाने के लिए तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जब भी देश के लिए काम करने की बात आएगी, हमेशा पीछे हट जाएँगे। आप शायद कोविड पैंडेमिक का टाइम देख लीजिए, जिसमें संघ, सेवा भारती और जिस तरह के जितने भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स लगा के जितने ज़्यादा लोगों की सहायता करने की कोशिश की, उन्होंने की है। लेकिन दूसरी तरफ आपको कम्युनिस्ट और इस तरह के जो भी आंदोलनजीवी कार्यकर्ता हैं, वो कहीं नहीं मिलेंगे। ऊपर से ये साथ में कोविड को और फैलाने की प्रक्रिया, जैसे किसान आंदोलन के नाम पे उसे सपोर्ट करना, वैसे तो वो किसान आंदोलन है नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसमें पूरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसका फ़ायदा उठाने के लिए जिस तरह से उसके पीछे लगे हुए हैं, वो कहीं से भी किसान नहीं हो सकते। जो किसी महिला का वहाँ पे रेप करते हैं, उनके बारे में योगेश जी को पता होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं करते हैं। तो ये कहीं से भी किसान आंदोलन नहीं है। तो ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं, हम पूरे देश को एक साथ मिलके इन सभी के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने देश में अस्थिरता का माहौल फैलाने की कोशिश की है, वो देश को कहीं न कहीं तोड़ के रख देगा। इसीलिए हम सभी को अपने आप में जुड़ के रहने की अभी खास तौर पर और ज़्यादा ज़रूरत है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी, क्योंकि जेएनयू से अब कई सारी नेशनलिस्ट वॉइसेस उभर के आ रही हैं, चाहे वो निधि त्रिपाठी हो या चाहे वो सौरभ शर्मा हो, ऐसी और भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आगे भी नेशनलिस्ट वॉइसेस उठ के आएँगी, जो देश के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। आपने मोटिव की उनकी बात की, लेकिन उनकी बातें तो बड़ी अच्छी-अच्छी होती हैं। वे कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए गरीबी से। वे कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए ये जो भी सिस्टम हमारा है, जो भ्रष्ट सिस्टम है, उससे आज़ादी चाहिए उनको। तमाम तरीके की आज़ादी की वे माँग करते हैं। तो वो तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, फिर उनका मोटिव कैसे गलत हो गया? अ, बात हम करें मोटिव की, तो ये कम्युनिस्ट्स का पहली बार से शुरू नहीं हुआ है, ये इनकी एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। अगर हम बात करें कि आज़ादी के नारे से, ये कहते तो हैं कि गरीबी से आज़ादी हमें चाहिए, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि आज़ादी का नारा आया कहाँ से है। आज़ादी का नारा जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, तब जिहादियों द्वारा ये नारा सबसे पहले लगाया गया था। ये नारा वहीं से उभरा है और इसी नारे को वो कंटिन्यू करते-करते बंगाल या केरला या जैसी जहाँ भी जगह हैं, वहाँ पे इसी नारे को कंटिन्यू करते हुए पूरे देश में वो इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, जो एंटी हिंदू हो, जहाँ पे आप अपने कल्चर, अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाएँ। तो ये एक माहौल देश में अपनी संस्कृति के प्रति एक डिस्गस्टिंग जो
फीलिंग है वो जनरेट करने के लिए, क्योंकि कम्युनिस्ट अपने आप में किसी धर्म में नहीं विश्वास करते। लेकिन साथ में हमें इनसे यह सवाल उठाने की भी जरूरत है कि अगर आप धर्म में विश्वास नहीं रखते तो आपके सारे नेता क्यों मुस्लिम टोपी पहन के घूमते हैं, क्यों वो ईसाई धर्म के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी धर्म में नहीं मानते तो आपको किसी भी धर्म में नहीं मानना चाहिए। आपका ये जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट है, इस एंटी हिंदू सेंटिमेंट को हमें सभी के सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि उनका मोटिव, वो कहते कुछ है और उनकी बातें कुछ नहीं होती है। इसीलिए ये डबल स्टैंडर्ड लोगों का हमें जो पर्दाफाश करना है ना, वो बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम पे। एक सवाल ये भी बनता है कि जब आप ऐसी बातें उनके बारे में बता रही हैं तो कैंपस का माहौल कैसा रहता होगा, क्योंकि आप एबीवीपी से हैं और ऐसा माना जाता है कि जेएनयू वामपंथ का गढ़ है। तो ऐसे में मैं क्या, मेरे दर्शक भी शायद जानना चाहेंगे कि क्या माहौल होता है कैंपस के अंदर। क्या वास्तव में राइट विंगर जिसको दक्षिणपंथी विचारधारा हम मान सकते हैं कि लोग वहां पे अस्तित्व में हैं, या बस वहां पे किसी तरीके से दो चार लोग आप जैसे लोग नाम लेवा हैं उनके, बाकी कोई है ही नहीं वहां, और क्या माहौल होता है? बात हम जब जेएनयू की करते हैं तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि पहले जेएनयू वामपंथ का गढ़ हुआ करता था। 2016 में जब सौरभ शर्मा जी जीते, उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट जीता, उसके बाद लगातार शायद चाहे वो निधि त्रिपाठी हो, चाहे वो मनीष जांगीर हो, इस तरह के जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वो हमेशा उसमें लेफ्ट को एक टाइट फाइट देते हुए आए हैं। अगर हम 2016 के बाद की बात करें तो लेफ्ट ने सारी पार्टी आइसा, एसएफआई, एआईएसएफ, तीनों चारों पार्टीज ने मिलकर एबीवीपी के खिलाफ एक गठबंधन बना रखा है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये जो लेफ्ट का एग्जिस्टेंस है वो जेएनयू से खत्म होते जा रहा है। बात करें हम जब जेएनयू की, तो जेएनयू एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक वाइब्रेंट एक डिबेट और डिस्कशन का कल्चर है। वहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं, वहाँ पे अलग तरीके से पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पे सोशल साइंसेस के लोग आपस में बात करते हैं, इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं से भी हम इसमें एंटी नेशनल कभी भी सेंटीमेंट जेएनयू में नहीं रहा था, लेकिन ये लेफ्ट का फ्रस्ट्रेशन ही है, क्योंकि लेफ्ट का फ्रस्ट्रेशन जब से एबीवीपी कैंपस में बढ़ते जा रहा है तब से उन्होंने उनका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा हाई कर रखा है और वो इस तरह के सेंटीमेंट्स और ज्यादा पब्लिक करने लगे। पहले तो ये चीजें करते थे, पहले भी एंटी नेशनल इनके मन में सेंटीमेंट्स होते थे, लेकिन तब उन्हें कांग्रेस की सरकार पनाह देती थी और उन्हें एक तरह से शरण मिलती थी। लेकिन जब से कैंपस में एबीवीपी की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हुई है, तब से उनकी सारी जड़ें लगभग कैंपस से खत्म हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो शायद अगले या दूसरे इलेक्शन में एबीवीपी जरूर जीत के सबके सामने आएगी। जी, ये आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि एबीवीपी जीत के सामने आएगी। चलिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात और चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जितने भी बड़े नाम जेएनयू के अब तक देश ने सुने हैं, जाने हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो शैला राशिद हो, या उनके अन्य तमाम साथी जो गाहे बगाहे नजर आते रहते हैं किसी न किसी आंदोलन में, किसी न किसी मुद्दे में मीडिया कवरेज पाते रहते हैं, ये इस वक्त कहाँ है? देश के अन्य लोग भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी शायद जानना चाहते होंगे, और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये लोग हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? पूरा जेएनयू भी शायद यही सवाल कर रहा है। आज जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट आयशी घोष गायब है, वो अपने बंगाल इलेक्शंस में बिजी है, जहाँ पे जेएनयू के स्टूडेंट्स अपने आप में बेसिक फैसिलिटीज के लिए सफर करें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कैंपस में रहने के लिए प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज हो, इन सब के लिए जहाँ जेएनयू के स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं आयशी घोष जेएनयू एसयू की यूनियन प्रेसिडेंट होते हुए जेएनयू से गायब है। उसके बाद आप चाहे सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें आप कन्हैया कुमार देख लीजिए, उमर खालिद देख लीजिए, शैला राशिद देख लीजिए, इनका कभी भी मोटिव जेएनयू को आगे बढ़ाना नहीं था। इनका हमेशा से मोटिव अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना था। आप चाहे कन्हैया कुमार को देख लीजिए, कन्हैया कुमार ने एक बार फेमस होने के बाद कभी जेएनयू को पलट के नहीं देखा और कहीं भी जेएनयू के बारे में उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो हमें इस साजिश को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। इस साजिश को समझने से पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि इनका मोटिव क्या है। इनका मोटिव पूरे देश में सिर्फ अस्थिरता फैलाना है, ये देश में सिर्फ एंटी रिलीजन और एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जारू करना है, और वो जितना भी बातें करते हैं उनकी तो पहले सच्चाई से कोई वास्ता है नहीं। और उसके बाद ये जेएनयू को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि जेएनयू हमेशा से एक सेंटर पॉइंट रहा है पूरे देश की पॉलिटिक्स का। तो ये यहाँ से निकल के सिर्फ अपना पॉलिटिकल मोटिव पूरा करना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए 2 साल हो गए लेकिन कन्हैया कुमार गायब है। क्यों? वो लोगों की सहायता करने नहीं आ रहे।
इसके पीछे मोटिव ये है कि वो सिर्फ लोगों के मन में ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही और वो आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। हम इसी बात से सोच सकते हैं कि जो लोग आपके लिए अभी कुछ करने को तैयार नहीं है, वो आगे आपके लिए क्या सोचेंगे। एक लीडर तो वो लीडर होता है जो पूरे देश को साथ लेके चले, वो नहीं जो पूरे देश के टुकड़े करने की बात करे। जी जी कृतिका, आपको आप हमारे चैनल प्राइम से बातचीत की इसके लिए आपका शुक्रिया, और आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी आगे फ्यूचर प्लानिंग है उस पर आप कामयाब होइए। और हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है कि आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन किसी के मन में भी ये सवाल हो उनका समाधान उनको मिल सके। तो आप सबका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।